गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 27 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एक ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। कल यानी मंडे को हम लोग दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज मैं इसका ब्रीफ एनालिसिस आपके सामने में करूंगा और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया, आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। 80 करोड़ आबादी को सितंबर तक मुफ्त में मिलेगी राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किया गया था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2020 में, और इसके तहत 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन दिया जाता है। और फिलहाल इसको एक्सटेंड करके सितंबर तक कर दिया गया है, यानी सितंबर तक ये योजना जारी रहेगी जो कोरोना के समय में शुरू हुई थी। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 साल बाद आज से फिर शुरू होगी नियमित उड़ानें। देखिए इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि नियमित उड़ान जो अगर फिर से शुरू होगा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, उसका आखिर रेगुलेट कौन करता? तो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो इसको रेगुलेट करती है। जितना भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होता है उसको रेगुलेट करती है यूनाइटेड नेशन की यह संस्था। और इस पर कई बार स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम में कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। यूनाइटेड नेशन की इस संस्था का नाम है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। 193 देश इसके सदस्य हैं। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पे शिकागो कन्वेंशन हुआ था, और शिकागो कन्वेंशन के बाद ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यह। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी फर्स्ट पेज पे कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे CBI के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। तो CBI ने शुरू किया जांच TMC नेता रडार पे। पॉलिटिकल न्यूज़ है, अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों ही संस्था CBI और ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, ये दोनों ही संस्था एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। CBI एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPSC मेंस 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया। हर एक PCS में और UPSC में CBI और ED से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए CBI के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा और ED के बारे में भी, यानी प्रवर्तन निदेशालय के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। रूस ने यूक्रेन में बदली रणनीति, अब डोनबास पे पूरी तरह नज़र। तो रूस ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था पूर्वी यूक्रेन के वो पार्ट जिसको रूस ने अपने में मिलाया तो नहीं है, लेकिन लगभग वहाँ पे कब्जा कर लिया। 95% उस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है पूर्वी यूक्रेन के इस पार्ट में, जिसका नाम है डोनबास क्षेत्र। और इसमें डोनेस्क और लोहांस्क जैसे शहर भी आते हैं। तो इसी को लेकर के न्यूज़ है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका रीजन क्या है, क्यों युद्ध हुआ, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। रूस ने अटलांटिक महासागर में भेजी परमाणु पनडुब्बियां, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। चूंकि रूस अटलांटिक महासागर में पनडुब्बियां भेज चुका है, और अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे अमेरिका भी है और यूरोपीय देश भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका ने कहा है कि अगर परमाणु खतरा हुआ तो अमेरिका शांत नहीं होगा और अमेरिका भी रिटेलिएट करेगा। इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत ने पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्तरी कोरिया ने क्या किया है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। लगभग आई थिंक 17,000 किलोमीटर का ये रेंज है, और आराम से उत्तरी कोरिया से अमेरिका को अटैक किया जा सकता है इस मिसाइल परीक्षण के बाद। तो ऐसे कंडीशन में भारत भी मांग कर रहा है और यूनाइटेड नेशन भी मांग कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी मांग कर रहा है, अमेरिका भी मांग कर रहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यूनाइटेड नेशन करे।
नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मिले चीन के विदेश मंत्री किए 9 समझौते। चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे और भारत के बाद वो नेपाल चले गए हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन और नेपाल रेलवे कॉरिडोर बना रहा है, जहां से रेल के माध्यम से चीन से लोग नेपाल जाएगा, नेपाल से चीन जाएगा। तो चीन का एक्सेस अगर नेपाल तक हो गया तो ये भारत के लिए खतरा की स्थिति है, राइट। तो इसी को लेकर के भारत को ये सोचना चाहिए। और नेपाल के प्रधानमंत्री इंडिया के दौरे पे आने वाला है, तो हो सकता है भारत इस मुद्दा को नेपाल के प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, BRI परियोजना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव परियोजना में भारत के आसपास के सभी देश शामिल हैं। BRI परियोजना 2016 में चीन के द्वारा शुरू किया गया था, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव परियोजना। और ये परियोजना सिर्फ और सिर्फ भूटान इसका पार्ट नहीं है, बाकी भारत के जितने भी पड़ोसी हैं सभी BRI योजना का पार्ट। भारत बांग्लादेश के बीच जल्द शुरू होगी ट्रेन सेवा। 26 मार्च को बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और उसी दिन ये ट्रेन सेवा शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ न कुछ परिस्थिति के कारण इसको फिर डिले किया गया, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिद्ध। एग्जाम पर्सपेक्टिव से गिद्ध का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गिद्ध को लेकर के गिद्ध लगातार विलुप्त हो रहा है। लगातार विलुप्त होने का एक रीज़न है, एक रीज़न ये है। और गिद्ध हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भी जानवर मर जाता है हम उसको फेंक देते हैं। गिद्ध क्या करता था, उस जानवर को खा करके कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को क्लीन करता था, साफ करता था। इसलिए गिद्ध हमारे लिए ज़रूरी है। अब जिस जानवर को हम फेंक देते हैं उस जानवर में क्या होता है कि डाइक्लोफिनेक नाम की एक दवा यूज होता है। नॉर्मली जो है मवेशी औरों को डॉक्टर ये दवा देना शुरू किया है, डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक जो दवा होता है बेसिकली, अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई मवेशी है, मान लीजिए आपके यहाँ गाय है, वो उसको आप ये दवा देते हैं और गाय की मृत्यु हो जाती है, आप उसको फेंक देते हैं। गिद्ध गाय को खाता है और खाने के बाद जो है यही जो दवा होती है वो गिद्ध के शरीर में जाता है और गिद्ध का भी अंत हो जाता है, गिद्ध भी नष्ट हो जाता है, गिद्ध भी समाप्त हो जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पर्यावरण में गिद्धों के संरक्षण के लिए आवश्यक था कि इस दवा को प्रतिबंधित किया जाए और कई जगह इस दवा को प्रतिबंधित किया गया। 2008 में ही जो पशु चिकित्सक होते हैं उसके द्वारा दी जाने वाली इस दवा को प्रतिबंधित किया गया है। और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र 2001 में स्थापित गिद्ध की देखभाल और इसके संरक्षण के लिए किया गया था। और गिद्ध के संरक्षण को लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गिद्ध की लगभग 5-6 प्रजाति है, मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कई सारी प्रजाति IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो उसका नाम बस आप लोग याद रखिएगा, गिद्ध की कौन सी प्रजाति IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी वगैरह में आती है। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच जयशंकर जाएंगे कोलंबो। तो हमारे देश के विदेश मंत्री श्रीलंका के आर्थिक क्राइसिस के बीच में कोलंबो जा रहे हैं। और कोलंबो क्यों जा रहे हैं, बिम्स्टेक के सम्मेलन में भाग लेने के लिए। भारत ने सार्क को निष्क्रिय किया है, सार्क को कमजोर किया है और सार्क की जगह भारत ने बिम्स्टेक को मजबूत किया है। इसी पॉइंट पे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट यही है कि भारत ने क्यों सार्क को वीक किया है, या सार्क से ज़्यादा भारत बिम्स्टेक को तजुर्बा क्यों दे रहा है, सार्क से ज़्यादा बिम्स्टेक को भारत क्यों वैल्यू दे रहा है, राइट। तो ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्रालय ने साझेदारी मॉडल के 21 नए सैनिक स्कूल को दी मंजूरी। आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पे जो भी स्कूल को मंजूरी दिया, भारत सरकार ने या रक्षा मंत्रालय ने 21 नए सैनिक स्कूल को मंजूरी दी है। तो जहाँ पे आप हैं वहाँ का जो भी सैनिक स्कूल इसके लिए सिलेक्ट हुआ उसका नाम याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। मसलन बीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है कि 21 नए सैनिक स्कूल में एक नया सैनिक स्कूल बिहार में भी बन रहा है
और बिहार में समस्तीपुर में ये नए सैनिक स्कूल बनेगा। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संसद में महिलाओं की भागीदारी उम्मीद से कम। हमारे जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, चीफ इलेक्शन कमीशन है सुशील चंद्रा, उनका कहना है कि संसद में महिलाओं की भागीदारी कम है, निश्चित तौर पे कम है। अच्छा, एक क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है कि जो पहली लोकसभा गठन हुआ था 1952 में, उस समय में महिलाएं कितनी थी? तो उस समय में 15 महिला चुन के आई थी लोकसभा में, और 17वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है उस समय में 78 महिला लोकसभा में चुन के आई है। अब देखिए, पहली लोकसभा से लेकर के अभी तक महिलाओं की संख्या भले ही बढ़ी है, लेकिन अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ी है। इसी को लेकर के हमारे देश के मुख्य चुनाव आयोग चिंतित हैं और साथ ही साथ इस बात की खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ये दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे आने वाले हैं। निश्चित तौर पे भारत नेपाल संबंध आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कानून के छात्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देना अनिवार्य हो, ये कहना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और यहाँ पे इसी बात की पुष्टि नालसा के अध्यक्ष भी कर रहे हैं। नालसा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट संगठन है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक तिहाई घट गई मृदा की जल धारण क्षमता। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अशोक दलवाई। इन्होंने कहा है कि मृदा की क्षमता जो पहले 1% थी अब 0.3% रह गई है। अब देखिए, ये अशोक दलवाई वही शख्स हैं जो 2016 में सरकार ने अशोक दलवाई समिति बनाई थी और इसका उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। तो यही शख्स अशोक दलवाई समिति के प्रमुख अशोक दलवाई हैं, जिन्होंने सरकार को रिकमेंडेशन दिया था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए। बाकी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। रॉ फिर चुने गए हैं विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष। अप्रैल में जीएसटी 1.3 लाख करोड़ रुपया पार पहुंचाने की तैयारी। देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तब सरकार ने ये टारगेट लिया था कि प्रत्येक महीने जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख से अधिक हमें प्राप्त होना है या प्राप्त करना है। तो ये टारगेट 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तब लिया गया था। अच्छी बात यह है कि सरकार ये टारगेट बढ़ा करके 1 अप्रैल 2022 से 1.30 लाख करोड़ का टारगेट लिया है कि प्रत्येक महीने हमें 1,30,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन प्राप्त करना है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। अगले 20 वर्षों तक 8% विकास दर संभव है, ये कहना है हमारे देश के रेल मंत्री का कि अगले 20 वर्ष तक लगातार प्रत्येक वर्ष हमारे देश का ग्रोथ रेट 8% हो सकता है और प्रत्येक वर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक वर्ष 3.5 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है। ये पोटेंशियल भारत में है। समान नागरिक संहिता में देख रहा हूँ लगातार चर्चा हो रही है। इसको एक मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। हालांकि कई बार मैंने चर्चा किया है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में एकमात्र राज्य गोवा था जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू थी, और गोवा के बाद मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में भी एक समिति सरकार ने बना दिया है जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करने का प्लान कर रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो गोवा के बाद दूसरा स्टेट बन जाएगा उत्तराखंड जो समान नागरिक संहिता लागू करेगी। देखिए, ये डाटा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथेनॉल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है, किस राज्य में हो रहा है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक एथेनॉल का उत्पादन होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद कर्नाटका में होता है, और बिहार देखेंगे आप 7वें स्थान पर बिहार है।
इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। 9वीं शताब्दी का एक मूर्ति बांग्लादेश की सीमा पे मिला है और ये काले बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ ये मूर्ति है, काले बेसाल्ट पत्थर से बना हुआ ये मूर्ति है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल हम लोग दैनिक जागरण का डिटेल न्यूज एनालिसिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।